देखते हैं विश्व इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना पर, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में घटित हुई। 18वीं शताब्दी की फ्रांस की क्रांति एक घटना ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा भी है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कई बार लड़ा गया। उदाहरण के तौर पर 1830 में, 1848 में और 1870 में। तब से हर राष्ट्रीय संकट के समय संघर्ष को दोहराया जाता रहा है। इतिहास में किसी दूसरे काल पर शायद इतना कभी नहीं लिखा गया जितना फ्रांस की इस राज्य क्रांति पर। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था लड़खड़ा गई। 1789 से 1815 ईस्वी तक के काल का वर्णन साधारण 4 शब्दों में किया गया है: क्रांति, युद्ध, निरंकुशता और साम्राज्य। हिंसा और पैशाचिकता से ओतप्रोत क्रांति का अंत युद्धों से हुआ। इसके बाद एक सैनिक अर्थात नेपोलियन की निरंकुशता आई, और इस सैनिक निरंकुशता ने नेपोलियन की सीजर जैसी महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया, जिससे विशाल साम्राज्य के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा है कि यूरोप के राष्ट्रों का आधुनिक स्वरूप क्रांति के संदेश को सुनकर, क्रांतिकारी लड़ाइयों में तपकर, नेपोलियन के कड़े शासन का अनुभव प्राप्त कर और उसकी निरंकुशता से मुक्ति पाने का संघर्ष करके बना। साधारणतः क्रांति का प्रारंभ 1789 से माना जाता है। कुछ विद्वान 5 मई 1789 ईस्वी से क्रांति के प्रारंभ की तिथि मानते हैं, क्योंकि इसी दिन एस्टेट्स जनरल यानी एक तरह की पार्लियामेंट का अधिवेशन आरंभ हुआ था। इसके विपरीत इतिहासकारों का एक वर्ग क्रांति के प्रारंभ की तिथि 14 जुलाई मानता है, क्योंकि इस दिन बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ। 1787 से 1790 तक की घटनाओं ने क्रांति के प्रारंभ और प्रसार में अपना योगदान दिया। पुरातन व्यवस्था का अध्ययन करने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फ्रांस में क्रांति आखिरकार क्यों हुई। तो सबसे पहला कारण हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, और उसमें भी सबसे पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था और राजा स्वयं को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र और गौरव शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसने कहा, मैं ही राज्य हूँ। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता। राजा पूर्ण स्वेच्छाचारी और असीमित शक्तियों का उपभोग करने वाला था। फ्रांस में एक संस्था थी जिसका नाम था पार्लियामें। यह कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी, बल्कि इसकी स्थिति उच्च न्यायालय के समान थी। निरंकुश शासन की सफलता शासक की योग्यता और कुशलता पर निर्भर करती थी, किंतु लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वां एकदम अकर्मण्य था। शासन तंत्र सुधारने की जगह वह आमोद प्रमोद और विलासितापूर्ण जीवन में डूबा रहा। जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो उसमें भी नेतृत्व की क्षमता नहीं थी, और उस पर उसकी पत्नी रानी मेरी एंटोइनेट का बहुत अधिक प्रभाव था। कुछ इतिहासकार तो अप्रत्यक्ष रूप से रानी एंटोइनेट की अभिमानी, जिद्दी, विवेकहीन और फिजूल खर्च की आदतों को इस क्रांति का जिम्मेदार मानते हैं। यह राजा अपनी रानी के साथ वर्साई के विशाल राजप्रासाद में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। इसमें वर्साई में 18,000 व्यक्ति रहते थे, जिसमें 16,000 तो केवल नौकर चाकर ही थे। दूसरी जो राजनीतिक कारण है वह है कि फ्रांस की शासन प्रणाली अक्षम, अव्यवस्थित, भ्रष्ट और खर्चीली थी। एक रूपता का भाव फ्रांस के शासन राजव्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी थी। अलग अलग कानून अलग अलग जगहों पर चलते थे। तीसरा, फ्रांस में स्थानीय स्वशासन का कोई अस्तित्व नहीं था। स्थानीय प्रशासन भी वर्साई के राजमहल से ही संचालित होता था। चौथा राजनीतिक कारण था, शासन के अन्य अंगों की भांति कानून और न्याय के क्षेत्र में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त था। देश में कानून की कोई प्रामाणिक व्यवस्था या संहिता नहीं थी। पूरे देश में लगभग 385 प्रकार के
विधि विधान प्रचलन में थे। फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के बारे में एक व्यंग पूर्वक कहा गया है, बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि कोई व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरा हम पढ़ेंगे अब सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था। वह सामंतवादी पद्धति, असमानता और विशेषाधिकार के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था: पादरी, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। उच्च वर्ग की संख्या 1% से अधिक भी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं का उपभोग वही करते थे। वास्तव में जब क्रांति हुई तो वह मुख्यतः राजा के निरंकुश एकतंत्र के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि विशेषाधिकारों से युक्त वर्गों, कुलीन और पुरोहित के विरुद्ध थी, और क्रांतिकारियों ने आरंभ में उन्हीं को ही समाप्त किया। पादरियों में भी 2 प्रकार के वर्ग थे: उच्च पादरी और सामान्य पादरी। जहाँ उच्च पादरियों को विभिन्न प्रकार के सुविधाएं मिलती थी, वहीं सामान्य पादरी अपना निर्वाह बड़ी मुश्किल से ही कर पाते थे। कुलीन वर्ग भी एक बहुत बहुत बड़ा वर्ग था फ्रांस का, जो वहाँ की समस्त सुख सुविधाओं का अधिकारी था। इनमें दरबारी, सैनिक पद पर बैठे हुए लोग इत्यादि आते थे। सभी सामंत समान नहीं थे। अमीर और गरीब दोनों ही प्रकार के सामंत थे, और वे जमकर किसानों का शोषण करते थे। और तीसरा तथा सर्वसाधारण वर्ग, जिसमें देश की 94% जनसंख्या इससे संबंधित थी। मोटे तौर पर इस सर्वसाधारण समाज में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वे पुरातन व्यवस्था के विरोधी थे, सामाजिक समता चाहते थे, और उनमें एक बहुत बड़े नंबर में बौद्धिक व्यक्ति निवास करते थे, जिसमें वोल्टेयर, रूसो, मोंतेस्क्यू आदि व्यक्तियों के नाम हम ले सकते हैं। इस वर्ग की आकांक्षा थी कि उसे भी सामाजिक ढांचे में पहली पंक्ति में स्थान मिले, राजनीतिक संस्थाओं में उसका प्रभाव हो, और वह एक आदर्श भावना से प्रेरित था। मध्यम वर्ग के व्यापार वाणिज्य से जुड़े वर्ग में भी भारी असंतोष था। दस्तकार और मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, और कृषक सबसे अधिक शोचनीय स्थिति में थे। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक स्थिति पर। देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत दयनीय थी, जिसकी जिम्मेदारी थी सरकार की, क्योंकि वह बहुत अधिक फिजूल खर्ची में विश्वास करती थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्धों में भाग लेकर फ्रांस ने अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर लिया था। देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी। विशेषाधिकारों की परंपराओं ने समाज के सर्वाधिक संपन्न वर्ग को कर मुक्त कर रखा था। करीब 3 लाख सामंतों और पादरियों के बीच समाज की अधिकांश संपत्ति बटी हुई थी। वे कर से मुक्त थे, लेकिन स्वयं कर लगा सकते थे। जनता कई प्रकार के करों के नीचे दबी हुई थी, जैसे नमक, शराब, तंबाकू, ये सब उसे कर देने पड़ते थे। जनसाधारण, विशेषतः किसानों को कई प्रकार के सामंतों को कर देने पड़ते थे। कर वसूलने का ढंग भी बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। किसानों से एक मनमाना कर वसूल किया जाता था। देश की वाणिज्य नीति अनियंत्रित और दोषपूर्ण थी। इस प्रकार यह कहावत चरितार्थ हो चली थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है, और जन सामान्य कर देता है। इसके बाद आते हैं हम बौद्धिक कारणों पर। एक मध्यम वर्ग फ्रांस में रहता था, जिसमें अधिकतर दार्शनिक और साहित्यकार थे। मॉन्तेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो आदि अनेक विचारकों के साहित्य ने मानसिक जगत की गहराइयों को आंदोलित कर दिया। उन्होंने राजनीति, धर्म, समाज, व्यवसाय आदि से संबंधित विचारों को नया आम एवं संदेश दिया। तत्कालीन साहित्य आशावादी, विश्लेषणात्मक, कटु आलोचक, संदेहमूलक, निर्भीक और वैज्ञानिकता की छाप से भरा हुआ था। इन बौद्धिक विचारकों ने परंपरागत विचारों को त्याग कर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और जनता के जागरूकता को बढ़ावा दिया।
ये विचारक मुख्य रूप से एक उदार, प्रगतिशील और आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेखक के वर्ग ने या बुद्धिजीवियों के वर्ग ने फ्रांस की क्रांति के कारणों में बहुत बड़ा सहयोग दिया। अब आते हैं हम तात्कालिक कारण पर। तात्कालिक कारण देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। लुई 14वें के शासनकाल से ही देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने लगी और लुई 16वें तक आते आते आर्थिक संकट गहरा गया। जब लुई 16वें ने इस आर्थिक संकट को सुलझाने की कोशिश की तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति का आरंभ हुआ। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।